लड़की वालों का आशीर्वाद या फिर कैजुअल लेन देन। दहेज के लिए चाहे हम कोई भी टर्म यूज कर ले, पर दहेज लेना आज भी इंडिया में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। वन टाइम दहेज प्राइस, और ऊपर से बेटी जो अपने साथ एक गोल्डन का और एक डायमंड का सेट लाएगी सो अलग। बस अब आप हाँ कर दीजिए। और क्या चाहिए? रिसर्च के मुताबिक 1960 और 2008 के बीच 95% शादियों में दहेज दिया जा चुका है। एंटी डाउरी लॉज को सबसे पहले 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर इसके बावजूद ये लॉज दहेज की प्रथा को खत्म करने में नाकामयाब रहे हैं। पर इस प्रैक्टिस की शुरुआत कहाँ से हुई? कई स्कॉलर्स मानते हैं कि दहेज प्रथा की शुरुआत स्त्री धन के कॉन्सेप्ट के साथ हुई थी, जो प्राचीन भारत की अपर कास्ट हिंदू फैमिलीज में काफी कॉमन था। हिंदू लॉ के मिताक्षरा सिस्टम के मुताबिक एक औरत का अपने माता पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं था। एक अच्छे खासे दहेज को उसकी प्री मॉर्टम इनहेरिटेंस माना जाता था। दहेज इस तरह फैमिली एस्टेट के टुकड़े होने से बचाता था और औरतों को कुछ सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देता था। कई स्कॉलर्स का मानना है कि शुरुआत में ये प्रैक्टिस खराब नहीं थी और शादी के बाद कई बार ये औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करती थी। पर कॉलोनियल इंडिया में ये बदल गया। नए नियमों ने खास तौर पर वो जो लैंड टेन्योर से रिलेटेड थे, सोसाइटी में मर्दों के इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा दिया और औरतों को उन पर डिपेंडेंट बना दिया। इसके चलते दहेज परिवारों और बेटियों के बीच एक वॉलंटरी एक्सचेंज से एक डिमांड और दुल्हन की तरफ से दूल्हे के परिवार को एक कंपल्सरी इकोनॉमिक ट्रांसफर में बदल गया। मॉडर्न इंडिया में दहेज कई रूप ले चुका है और ये प्रैक्टिस सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं बल्कि सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटीज में भी की जाती है। जहाँ ट्रेडिशनल डाउरी में सिर्फ कपड़े या गहने होते थे, आज फैमिलीज मैरिज निगोशिएशंस में बड़े बड़े कैश गिफ्ट्स या फिर लग्जरी गुड्स ऑफर करते हैं। एक अच्छी डाउरी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों को माता पिता पर एक फाइनेंशियल बर्डन बना देती है। इसके कई बुरे नतीजे हैं। इस ऑब्लिगेशन के चलते कई परिवार बेटी की जगह बेटा प्रेफर करते हैं और कई बार सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को भी इनकरेज करते हैं। दूसरी तरफ औरत का पति और इन लॉज डाउरी को अपना हक समझने लगते हैं, जो डाउरी ना मिलने पर औरत पर हिंसा का एक खतरा बन सकता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2019 रिपोर्ट के हिसाब से हर घंटे एक औरत दहेज हत्या का शिकार हो जाती है। एशियन वुमेन्स ह्यूमन राइट काउंसिल के हिसाब से हर साल दहेज 15 से 34 साल की उम्र के बीच 25,000 औरतों की मौत का कारण होता है। तो ये खतरनाक प्रैक्टिस 21st सेंचुरी में भी क्यों चल रही है? स्कॉलर्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में शादी को एक मार्केट की तरह देखा जाता है, जहां लोग एक पार्टनर के लिए मैक्सिमम सोशल और मटेरियल गेन्स पाने के लिए बार्गेन करते हैं। समाज औरतों के स्टेटस को उनकी एक सक्सेसफुल हस्बैंड पाने की एबिलिटी से जोड़ देता है और उनसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने या शादी के बाहर एस्पिरेशंस एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है। इसके चलते दहेज को जिंदगी भर की एक सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पेमेंट के तौर पर देखा जाता है, उस सिक्योरिटी के लिए जो एक आदमी औरत को प्रोवाइड करता है। पर बात कुछ ऐसी है, इस टाइप की सोच जो मर्दों को उनके हाई अर्निंग पोटेंशियल के कारण ज्यादा वैल्यूबल और लुक्रेटिव पार्टनर समझती है, औरतों की वैल्यू को निग्लेक्ट कर देती है। औरतें एजुकेटेड या एम्प्लॉयड हो या ना हो, परिवार की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। घर का चालन और परिवार के सोशल स्टेटस में ग्रोथ अक्सर औरतों के अनपेड केयर वर्क पर रिलाई करती हैं, जिस पर वो अपना ज्यादातर टाइम और एफर्ट खर्च करती हैं। पर मैरिज मार्केट में इन कॉन्ट्रीब्यूशंस की कोई वैल्यू नहीं होती और इस सोच को बढ़ावा दिया जाता है कि औरतें अपने फ्यूचर हस्बैंड्स की फैमिलीज पर बस एक लायबिलिटी हैं, जिसका कॉम्पनसेशन करना जरूरी है। दहेज प्रथा सिर्फ तब खत्म हो सकती है जब हम औरतों को फाइनेंशियली एम्पावर करें, ताकि उनकी फैमिलीज को शादी नाम की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्लैंकेट को ना खरीदना पड़े। इसके अलावा मैरिज के इंस्टीट्यूशन को रीइमेजिन करना भी जरूरी है, जिससे वो एक लायबिलिटी और एक एसेट के बीच बस ट्रांजैक्शन बनकर ना रह जाए और इक्वल्स के बीच एक रिलेशनशिप का रूप ले। आज के ओवरथिंकिंग इट वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।